तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज एक के बाद एक सुबह से लगातार भूकंप की खबरें आ रही हैं। पहले तो टर्की में, फिर सीरिया में, फिर शाम होते होते यूएस में भी भूकंप की खबरें आई हैं। ख़ासतौर पर सबसे जो बुरी हालत है वो टर्की की है। 7.8 रिक्टर स्केल पर जो भूकंप की तीव्रता थी, और सीरिया और टर्की इन सब जगहों पर मिलाकर लगभग 2000 के करीब लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। लाइव कई ऐसी इमारतें हैं जो ज़मींदोज़ होते हुए दिखाई दी, गिरते हुए दिखाई दी। 7.8 रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता बहुत ज़्यादा मानी जाती है। तो बड़ा अफसोसनाक, और सुबह से रह कर टर्की के अलग अलग इलाकों से भूकंप की खबरें आ रही हैं। तो ऊपर वाला सबको अच्छा रखे, ठीक रखे, सेफ रखे, यही दुआ है। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। इंसान का शातिर दिमाग जुर्म करने के नामालूम क्या क्या आइडियाज़, क्या क्या प्लानिंग करता है, सोचता है कि करूं फिर बचूं। लेकिन अफसोस ऐसा होता नहीं है। ज़्यादातर मामलों में फिर वो सारी चीज़ें खुल जाती हैं, मुजरिम पकड़ा जाता है। आज की कहानी ऐसी एक शातिर दिमाग लड़की की कहानी है। ये कहानी जर्मनी की है। जर्मनी के दक्षिणी इलाके में सदर्न सिटी, एक इंगोल्स्टैड, ये एक जगह का नाम है, और बात लास्ट ईयर 2022 अगस्त की है। एक साथ इसी शहर के एक कोने और दूसरे कोने पर दो फैमिली रहा करती थी। एक फैमिली अल्जीरिया की थी और दूसरी फैमिली इराक से वहाँ शिफ्ट हुई थी, क्योंकि इराक में हालात ठीक नहीं थे। बहुत सारे इराकी फैमिली वहाँ से निकले और अलग अलग देशों में जाकर बस गए। तो अगस्त का महीना जो था लास्ट ईयर, वो ऐसा आया कि इन दोनों ही परिवारों के लिए एक मुश्किल लेकर आया। इन दोनों फैमिली की एक एक लड़की गायब हो गई, और इत्तेफाक से दोनों की उम्र 23 साल थी। और दोनों फैमिली एक दूसरे को नहीं जानती। दोनों फैमिली को ये भी पता नहीं कि उनकी फैमिली से भी एक लड़की गायब हुई, हमारी फैमिली से भी एक लड़की गायब हुई, लेकिन दोनों गायब हैं। दोनों फैमिली की तरफ से पुलिस में मिसिंग कंप्लेंट भी दी गई, और दोनों फैमिली अपनी अपनी बेटियों को ढूंढ रहे हैं। लेकिन कहानी यहाँ पर जाकर ख़त्म होती है। जब इसका क्लाइमेक्स आता है तो खुद जर्मन पुलिस ने एक प्रेस रिलीज़ जारी कर कहा है कि ऐसे केसेस उनके सामने बड़े कम आए। ऐसा केस जिसमें शुरू से लेकर आखिर तक तमाम ट्विस्ट है, तो ये उनमें से एक केस है। इस केस को आगे चलकर जर्मन मीडिया ने और पुलिस ने भी कार्बन कॉपी मर्डर केस का नाम दिया। कार्बन कॉपी मतलब हूबहू। कार्बन कॉपी क्यों दिया गया, इसकी कहानी आगे आपको बताऊंगा। कुल मिलाकर कहानी यह है कि इसी इंगोल्स्टैड, जर्मनी के एक शहर, वहाँ पे एक फैमिली रहा करती थी। इस फैमिली में एक लड़की थी 23 साल की, जिसका नाम था शाहराबान के। शाहराबान इराकी थी, बेहद दिखने में खूबसूरत, ठीक ठाक कदकाठी, काले लंबे बाल, और बिल्कुल ठीक ठाक ज़िंदगी चल रही थी। लेकिन शाहराबान की फैमिली बेशक इराक से जर्मनी पहुंच गई, यूरोप पहुंच गई, लेकिन फैमिली की सोच वैसी ही थी। तो वो अपने बच्चों पे, ताकि इधर उधर गलत सोहबत में ना पड़े, काफ़ी नज़र रखते, उनके ऊपर बहुत बंदिशें रखते। और शाहराबान को ये चीज़ें पसंद नहीं थी। उसका एक बॉयफ्रेंड था, वो चाहती थी कि वो अपने बॉयफ्रेंड से खुलकर मिले, बाहर जाए, अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जिए। लेकिन घर वालों को ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं थी, और इसीलिए शाहराबान पर वो लगातार तमाम बंदिशें रखते, और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थी उसके ऊपर। और शाहराबान को ये चीज़ें पसंद नहीं थी। उसे लगता था कि वो एक आज़ाद ज़िंदगी जी। फिर यहाँ तक हो गया कि शाम को, रात को घर से बाहर निकलना, अकेले निकलना, उसके ऊपर भी बंदिशें थी। तो शाहराबान धीरे धीरे परेशान हो गई। इन चीज़ों को लेकर घर वालों से उसका झगड़ा भी शुरू हो गया। वो नहीं चाहती थी कि कोई टोका टोकी करे, लेकिन घर वाले उसकी भलाई के लिए उसके ऊपर नज़र रखते थे। कहते थे अनजान लोगों से न मिलो, देर शाम घर से बाहर न निकलो। तो धीरे धीरे वक्त बीता, शाहराबान अपने घर वालों के इस रवैये से परेशान रहने लगी। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि उसने सोचा कि काश घर वालों की ये बंदिशें उसकी ज़िंदगी में ना हो, और वो एक आज़ाद तरीके से अपनी ज़िंदगी जिए, जैसे उसकी मर्ज़ी हो। अब ये पहली बार उसके दिमाग में ये बात आई। अब वो सोचना शुरू करती है, 2022 की बात है,
शुरुआत जनवरी फरवरी की, मतलब लगभग साल भर पहले। अब वो सोचने लगी कि अपने घर वालों की इस बंदिशों से वो कैसे आज़ाद हो। काफ़ी सोचने के बाद फिर उसने अपने बॉयफ्रेंड से भी बात की। उसका बॉयफ्रेंड भी एक जो था वो एक दूसरे देश का नागरिक था जो जर्मनी में रह रहा था। तब दोनों बात करते हैं, ये भी है कि घर वालों की बंदिशें ना हों, आज़ादी से बिना रोक टोक के मिले। सोचते सोचते आखिरकार शाहराबान ने एक प्लान किया, एक ख्याल आया उसके मन में। इसी ख्याल के आने के बाद और इसी प्लानिंग के बाद अब उसने ये किया कि इंस्टाग्राम पे अपना एक फेक आईडी बनाया। फेक आईडी बनाने के बाद अब उसका काम ये था कि वो अपनी उम्र की, मतलब उसकी उम्र 23 साल थी लास्ट ईयर, अब 24 की है, अपनी उम्र की ऐसी लड़की को ढूंढती और उनसे दोस्ती करती जो न सिर्फ उसकी उम्र की हो बल्कि उसकी कद काठी की हो, उसी के बराबर हाइट हो, उसी की तरह चेहरा हो, दिखने में वैसी ही हो, मतलब हमशक्ल हो, बाल से लेकर सारी चीज़ें उसकी जैसी हो। इंस्टाग्राम पर फेक आईडी बनाने के बाद उसने ये तलाश शुरू कर दी, यानी कुल मिलाकर अपनी हमशक्ल की तलाश शुरू कर दी। तलाश करती रही, बहुत सारी लड़कियों तक पहुंची इस फेक आईडी के ज़रिए, लेकिन किसी में कुछ कमी, किसी में कुछ कमी। उसे वो लड़की नहीं मिल रही थी जिसकी उसे तलाश थी, जो हूबहू उसकी जैसी दिखे। लेकिन फिर भी उसने कोशिश जारी रखी। आखिरकार ये कोशिश जुलाई 2022 में कामयाब रही। इंस्टाग्राम पे एक लड़की उसे मिली जिसका नाम था खदीजा। खदीजा एक अल्जीरिया की सिटीज़न थी जो जर्मन में आकर बस गई थी। 23 साल उम्र थी, दिखने में बेहद खूबसूरत, उसके भी काले बाल और हाइट, शक्ल, सूरत सब उसका बिल्कुल शाहराबान जैसा। तो जब खदीजा को इंस्टाग्राम पर देखा शाहराबान ने, तो उसे लगा कि यही वो है जिसकी उसे तलाश है। खदीजा एक फैशन ब्लॉगर थी। इंस्टाग्राम पर, बाकी सोशल मीडिया पर वो न सिर्फ फैशन के अलग अलग टिप्स देती बल्कि फ़ैशन के प्रोडक्ट्स भी बेचा करती थी। तो एक फ़ैशन ब्लॉगर थी, उसकी हर तरह की तस्वीरें, वीडियो शाहराबान ने हर एंगल से देखा और उसे लगा कि ये परफेक्ट है जिसकी उसे तलाश है। अब ये तलाश ख़त्म हो गई, अब उस तक पहुंचना है। अब उसने धीरे धीरे उससे चैट कर उससे दोस्ती करनी शुरू की। काम आसान इसलिए था कि खदीजा एक फ़ैशन ब्लॉगर थी, तो बहुत सारे लोग उसको अप्रोच करते थे। फिर वो ब्यूटी प्रोडक्ट बेचती थी, तो बहुत सारे ऐसे कस्टमर, ग्राहक थे जिसके ज़रिए वो आसानी तक पहुंच सकती थी। शाहराबान ने भी यही तरीका अपनाया। उसने ब्यूटी प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए खदीजा को कांटेक्ट करना अब शुरू किया। दोनों बात करते रहे इंस्टाग्राम पर, दोनों में थोड़ी बहुत जान पहचान भी हो गई। अच्छा, शाहराबान जहाँ रहती थी खदीजा की दूरी घर की, वहाँ से करीब करीब 140 किलोमीटर थी दूर, तो नज़दीक भी नहीं था कि मुलाकात हो सके। वो लगभग 140 किलोमीटर दूर। इधर खदीजा की कहानी ये थी कि वो अल्जीरिया की सिटीज़न थी। उसकी शादी घर वालों ने पहले करा दी थी, लेकिन पति से बनी नहीं और दोनों में तलाक हो गया। तलाक होने के बाद अब उसने दूसरी शादी कर ली और अब वो अपने दूसरे शौहर के साथ जर्मनी में रह रही थी और फैशन ब्लॉगर थी, उसका काम ठीक ठाक चल रहा था। तो जब शाहराबान ने उसको कांटेक्ट किया तो फिर धीरे धीरे बातचीत के बाद अगस्त 2023 बल्कि 2022 की तारीख आ गई। शाहराबान ने एक रोज़ अगस्त में खदीजा से कहा कि मुझे तुमसे कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट ख़रीदनी और मुलाकात भी करनी है। हम लोग अब तक सोशल मीडिया पे ही एक दूसरे को जानते हैं, आमने सामने मिलेंगे, मैं तुम्हारी फ़ैन हूँ। फिर ये भी था कि हम दोनों की शक्ल बहुत मिलती है, तो मैं मिलना चाहती हूँ, पास से देखना चाहती हूँ। उसने पूरी तरह से खदीजा को शीशे में उतार लिया। खदीजा भी तैयार हो गई। इसके बाद अब खदीजा वहाँ से निकल रही है। एक रोज़ अगस्त में खदीजा अपने घर से निकली और निकलने के बाद उसने घर वालों से कहा कि मैं अपने एक्स हस्बैंड से मिलने जा रही हूँ। अब ये झूठ क्यों बोला पता नहीं, लेकिन वो वहाँ से निकली। उसके बाद बताई हुई जगह पर शाहराबान के खदीजा पहुँच गई। इधर शाहराबान अपने पेरेंट्स, घर वालों की ब्लैक मर्सिडीज़ लेकर बताई हुई जगह पर खड़ी हुई थी और शाहराबान के साथ उसका बॉयफ्रेंड भी मौजूद था। अब ये दोनों वहाँ पर थे। तय वक्त पर खदीजा पहुँच गई। दोनों ने मुलाकात की, एक दूसरे को देखकर चौंके भी क्योंकि उनकी शक्ल बहुत कुछ मिल रही थी।
इसके बाद शाहराबान ने उसे अपनी कार में बिठाया क्योंकि वो टैक्सी में आई थी, और उसने कहा चलो हम तुम्हें कहीं तुम्हारे घर के नज़दीक तक छोड़ देंगे। अब कार वहाँ से चल पड़ी, शहर से बाहर निकली। जब सुनसान इलाका आया, हाईवे के किनारे जंगल और बाकी चीज़ें, कार रोक दी गई और मौका देखते ही अचानक शाहराबान और उसके बॉयफ्रेंड ने खदीजा पर हमला कर दिया। खदीजा का पहले गला घोंटा, फिर उसे कार से बाहर निकाला। चूँकि सुनसान था, अंधेरा हो चुका था। इसके बाद उन्होंने उसके जिस्म पर चाकुओं से वार किया। वो चाकू लेकर आए थे, ख़ासतौर पर चेहरे पे अनगिनत वार किए ताकि चेहरे से कोई पहचान ना सके ये है कौन। तो जब यकीन हो गया कि वो मर चुकी है, इसके बाद शाहराबान ने अपने कपड़े उतारे, खदीजा को पहनाए, खदीजा के कपड़े खुद पहने, उसके जिस्म पर जो भी उसकी निशानी थी वो सारी चीज़ें हटा ली, और अब खदीजा की लाश को उसी ब्लैक मर्सिडीज़ में जो शाहराबान की थी उसकी पिछली सीट पर वो लाश डाल दी। लाश डालने के बाद गाड़ी वहीं सड़क किनारे छोड़कर दोनों वहाँ से निकल गए। अब दोनों चले गए। कुछ वक्त के बाद किसी राहगीर ने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि यहाँ सड़क किनारे हाईवे पर एक गाड़ी लावारिस हालत में खड़ी है। पुलिस की टीम पहुँची। जब पुलिस की टीम पहुँची, कार की तलाशी ली तो अंदर एक लाश। पुलिस वाले भी घबरा गए। खैर, कार और लाश दोनों निकाला गया, लाश को हॉस्पिटल भेजा गया। अब कार के रजिस्ट्रेशन नंबर से पता चल गया कि ये कार किसके नाम है, तो पुलिस कार के ओनर तक पहुंच गई। वहाँ पता चला कि ये कार जो शाहराबान है उसके फादर के नाम पर था। तो जब नाम पता चला तो उनसे पूछा गया ये कार कौन यूज़ कर रहा था। तब उन्होंने बताया कि मेरी बेटी शाम को लेकर निकली थी और लौटी नहीं, उसका मोबाइल भी नहीं मिल रहा, स्विच ऑफ है, हम परेशान हैं, और इसी परेशानी के चक्कर में हमने रात को ही पुलिस में रिपोर्ट भी लिखाई है। अब लेकिन लाश जब देखी तो घर वालों ने पहचान लिया। उन्होंने कहा कि ये शाहराबान है, क्योंकि सारे कपड़े, सारी चीज़ें उसी के थे और बाल वैसे ही काले थे जो आमतौर पर कम वैसे दिखने को मिलते हैं। तो हुलिये से चेहरा पहचाने जाने लायक तो था नहीं, इतने चाहे उस पर चाकू के वार किए गए थे। तो हुलिये से, कपड़े से, बनावट से, बालों से, हाइट से घर वालों ने ये शिनाख्त कर दी कि ये हमारी बेटी शाहराबान की ही लाश है। अब इसके बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अब पोस्टमार्टम उधर हो रहा है। इधर तभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो आई तो उसमें पहली चीज़ थी फिंगरप्रिंट्स। वहाँ पे सारे ये सब डेटा में रखे जाते हैं, क्योंकि चेहरा बुरी तरह से कुचला हुआ था। पुलिस पुख्ता तौर पर यकीन कर लेना चाहती थी कि ये लाश शाहराबान की है, तो उसके फिंगरप्रिंट्स लिए गए और फिंगरप्रिंट्स का जो डेटा बैंक था शाहराबान का उससे मैच किया गया। फिंगरप्रिंट्स मिला नहीं। अब पुलिस हैरान परेशान, क्योंकि अब तक मानकर चल रही थी कि ये उसी की लाश है, तो ये एक ओपन एंड शट केस है, बस कातिल को पकड़ना है। लेकिन यहाँ फिंगरप्रिंट्स ने तो ये बताया कि ये शाहराबान की ही नहीं है उंगलियों के निशान, तो क्या ये लाश किसी और की है? अब पुलिस पहली बार हैरान थी। अब और पुख्ता करने का एक ही तरीका था, डीएनए टेस्ट। अब शाहराबान के पेरेंट्स के डीएनए सैंपल लिए गए और इसके बाद उस लाश के सैंपल से उसको मिलान कराया गया। दूसरा धक्का लगा, डीएनए सैंपल भी मैच नहीं किया। पता चला कि शाहराबान की तो लाश ही नहीं है, ना फिंगरप्रिंट्स मिले ना डीएनए, और डीएनए का मतलब है कि अब ये पुख्ता तौर पर हो चुका है कि ये लाश शाहराबान की नहीं है। अब शाहराबान की नहीं है तो फिर कौन है ये लड़की, किसकी लाश है, इसको किसने मारा? अब पुलिस के सामने ये सवाल थे। पुलिस अभी इस लाइन पे तफ्तीशी कर रही थी कि तभी करीब 140 किलोमीटर दूर जिस इलाके में खदीजा रहती थी, वहाँ उसके हस्बैंड ने मिसिंग रिपोर्ट लिखाई। तो इस इलाके में इंगोलस्टड में पुलिस को ये बात पता चली कि सेम डेट में, अगस्त में, एक सेम एज की 23 साल की एक लड़की जिसका नाम खदीजा है वो गायब हुई है। तो पुलिस ने जब और डिटेल मंगाई और जब तस्वीर देखी तो पुलिस भी हैरान रह गई, क्योंकि अब तक उनके पास शाहराबान की भी तस्वीर आ चुकी थी जो ओरिजिनल घर वालों से, दोनों हूबहू मिल रहे थे। तो अब क्या खदीजा और शाहराबान का कोई आपस में लेना देना है? फैमिली से पता किया गया तो पता चला कि वो फैमिली उस फैमिली को जानती नहीं है, दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। वैसे भी ये इराकी, वो अल्जीरिया। अब इसके बाद चूँकि लाश थी, अब जो लाश बरामद हुई जो शाहराबान की, ना डीएनए से मैच किया ना फिंगरप्रिंट से, अब उसको खदीजा के पेरेंट्स से मिलाया गया।
खदीजा का जो फिंगरप्रिंट्स निकाला गया डेटा बैंक से मैच कर गया। इसके बाद उसके डीएनए सैंपल फिर से जब उसके पेरेंट्स से लिए गए तो खदीजा के पेरेंट के डीएनए सैंपल भी मैच कर गया। तब यहाँ ये पुख्ता हो गया कि ये लाश शाराबान की नहीं बल्कि खदीजा की है। अब भी यहाँ पे मिस्ट्री यही कि चलो लाश तो इसकी है, ये पता चल गया, लेकिन जिसकी लाश हम लोग मानकर चल रहे थे और जिसकी कार से लाश बरामद हुई है वो शाहराबान कहाँ है? क्योंकि लाश मिलने के बाद से उसका कोई सुराग नहीं, फ़ोन बंद है, घर वालों से कांटेक्ट नहीं है, घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। अब लाश की पहले ही तो सुलझ गई कि ये लाश शाहराबान की नहीं है। घर वालों ने राहत की सांस ली, चलो उनकी बेटी जिंदा है, कम से कम ये लाश उसकी नहीं है। लेकिन वो खुद कहाँ है? ये एक पहेली अब भी थी। अब जर्मन पुलिस को कुछ डाउट होने लगा। इसके बाद उन्होंने पूरा सोशल मीडिया अकाउंट दोनों का खंगालना शुरू किया। तो जब सोशल मीडिया अकाउंट खंगालना शुरू किया, इंस्टाग्राम से लेके बाकी चीज़ें, तो एक चौंकाने वाली चीज़ दिखाई दी। शाहराबान के सोशल मीडिया अकाउंट में उन्होंने जो देखा, वो लगातार कई महीनों से ऐसी लड़कियों को सर्च कर रही थी जो उसकी तरह दिखती हो, हूबहू, हमशक्ल। अब पुलिस के लिए ये बड़ी अजीब बात थी कि एक लड़की अपनी हमशक्ल को क्यों ढूंढ रही है सोशल मीडिया पे। और फिर सोशल मीडिया के उन अकाउंट्स के ज़रिए, इंस्टाग्राम के अकाउंट्स के ज़रिए पुलिस ये भी पता लगा लेती है कि शाहराबान और खदीजा की मुलाकात कैसे हुई। तो अब ये हमशक्ल वाली बात क्या है, क्यों ढूंढ रही है शाहराबान? यहाँ से पुलिस को फिर डाउट हुआ। इसी दौरान पुलिस ने अपने जितने सारे मुखबिर थे उन्हें इधर उधर लगाया। बॉयफ्रेंड के बारे में भी तब तक जानकारी मिल गई, बॉयफ्रेंड के ऊपर भी उसके घर वालों पर नज़र रखी जाने लगी। और तभी पता चला कि एक इलाके में शाहराबान अपने उसी बॉयफ्रेंड के साथ देखी गई है। पुलिस की एक टीम फ़ौरन वहाँ गुपचुप तरीके से जाती है और मुखबिर के इन्फॉर्मेशन पर आखिरकार उन्हें उसके घर से करीब 150 किलोमीटर दूर शाहराबान मिल जाती है। अब शाहराबान और उसके बॉयफ्रेंड को पुलिस उठा कर ले आती है, उनसे पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद फिर शाहराबान पूरी कहानी बताती है। वो बताती है कि मैं अपने घर वालों से इतना तंग आ गई थी, उनकी बंदिशों से, उनकी टोका टोकी से, कि मैं एक आज़ाद ज़िंदगी जीना चाहती थी। और ये मुमकिन नहीं था क्योंकि मैं कहीं भी चली जाती, मुझे घर वाले ढूंढ के ले आते, फिर वहीं घर में कैद कर देते, वही टोका टोकी, रोका रोकी। तो इनसे बचने का एक ही तरीका था मेरे पास, और वो ये कि मैं ख़ुद को मार डालूं, घर वालों की नज़र में मैं मर जाऊं, ताकि वो मेरी तरफ से फिर बेफिक्र हो जाए और मुझे ना ढूंढें, ना तलाशें, ना मेरे बारे में फ़िक्र करें। तो मरना तो चाहती थी मैं, लेकिन फ़र्ज़ी मौत, मतलब घर वालों की नज़र में मैं मुर्दा होना चाहती थी, लेकिन असल में मैं ज़िंदा रहना चाहती थी। तो उसने कहा, इसी के बाद ये फिर आइडिया आया कि क्यों ना अपनी एक हमशक्ल को ढूंढें और उस हमशक्ल को मारें और उस हमशक्ल को अपने घर वालों तक पहुँचाएँ, ताकि उन्हें यकीन हो जाए कि मैं मर चुकी हूँ और फिर मैं कहीं दूर जाकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक आज़ाद ज़िंदगी जीऊँ। इसी सारी साजिश के तहत उसने इंस्टा और सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी हमशक्ल को ढूंढा और इत्तेफाक से, बदनसीबी से वो खदीजा निकली, जिससे उसकी ना कोई दुश्मनी थी, ना दोस्ती थी, लेकिन अपनी आज़ादी को पाने के लिए वो एक खून करना चाहती थी। तो बस इसके लिए उसने ये सारी चीज़ें की। शुरुआत में मोटिव था नहीं, इसके बाद इन दोनों के बयान सामने आ गए और आखिरकार अभी इसी तब कुछ दिनों पहले पुलिस के पास जब सारे एविडेंस आ गए, तब उन्होंने कोर्ट में ये केस दाखिल किया है और एक मर्डर का केस दोनों के ऊपर, शाहराबान के ऊपर भी और उसके बॉयफ्रेंड के भी ऊपर, क्योंकि पुलिस का मानना है कि इन दोनों ने ये मिलकर साजिश रची और मिलकर कत्ल किया। जर्मनी में कत्ल के लिए या मर्डर की सज़ा जो है 20 साल है। तो अब इन दोनों के ऊपर जो सारी चीज़ें हैं, जितने प्रूफ हैं, पुलिस के पास लगता है कि पुख्ता है और उन्हें यकीन है कि वो 20 साल तक की सज़ा शाहराबान और उसके बॉयफ्रेंड को दिला देंगे। लेकिन उधर खदीजा के घर वाले, उसके हस्बैंड को यही लगता है कि बिना किसी वजह के, बिना किसी दुश्मनी, बिना किसी दोस्ती के एक 23 साल की लड़की की जान चली गई। तो ये थी कहानी, जिसे जर्मन पुलिस ने कार्बन कॉपी मर्डर केस का नाम दिया, इसीलिए क्योंकि वो एक हमशक्ल को ढूंढ रही थी, बिल्कुल अपने जैसी कार्बन कॉपी, ताकि वो उसे मारकर अपनी ज़िंदगी को आज़ादी से जी सके। तो कैसे कैसी चीज़ें लोगों के दिमाग में आती हैं, कैसी कैसी आइडियाज़, प्लानिंग सोचते हैं, ये कहानी भी उसकी एक मिसाल है।
तो कहानी में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज श्रेया राज इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे श्रेया। और ये सविता जी और पिंटू राज यादव उनकी बिटिया हैं। साथ ही फ़िरोज़ा सुल्ताना इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे फ़िरोज़ा जी। और ये कुआलालंपुर मलेशिया में हैं। थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए भी। राजन का भी आज जन्मदिन है, ये CISF में है, तो हैप्पी बर्थडे राजन साहब। और रीता यादव जी ने भेजा है। इसके अलावा रवि अग्रवाल जी, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे रवि साहब। और ये अमन अग्रवाल ने भेजा है। कविता वर्मा का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे कविता। और श्रीनिवास बिश्नोई ने भेजा है। साथ ही युद्धवीर चौहान, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे युद्धवीर। अक्षय चौहान ने भेजा है। तरुण वैष्णव, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे तरुण। और ये निर्मला शर्मा और यादराम शर्मा जी के बेटे हैं। मिस्टी गुसाई, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मिस्टी। और अजय सिंह बिस ने भेजा है। साथ ही नमन उपाध्याय का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे नमन। और ये रवि उपाध्याय जी के बेटे हैं, हालांकि इनका 3 को था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। श्रेयास झा, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे श्रेयास। साथ ही आसिया खान, इनका भी बर्थडे है, बल्कि 5 को था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे आसिया। और ये सोफिया अली खान ने भेजा, उनकी बहन है। राकेश कुमार यादव, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे राकेश। और पप्पू कुमार, अमृता, रिया, शीला कुमारी, इन्होंने भेजा है। साथ ही आज निशा गर्ग और नवीन गर्ग, बल्कि कल इनकी मैरिज एनिवर्सरी थी, तो आप दोनों को बिलेटेड हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। तरुण गाजा साहब, थैंक यू। तरुण गाजा साहब को कल मैंने उस दिन, बल्कि मैंने बिलेटेड, देर हो गया था, थोड़े नाराज़ भी हुए, लेकिन फिर मैंने विश कर दिया था। और कल इनका मेल पढ़ा, मुझे बड़ी खुशी हुई। हमारे क्राइम तक फैमिली मेम्बर हैं, गुजरात से हैं। और तरुण गाजा साहब के जो बेटे हैं चेतन गाजा, ये गुजरात की तरफ से रणजी ट्रॉफी मैच खेलते हैं। अब तक करीब 250 विकेट भी ले चुके हैं। और इनके मेल के बाद मैंने पूरा यूट्यूब और बाकी चीज़ें देखी, क्योंकि क्रिकेट का तो शौकीन हूँ। आखिरी मैच शायद रेलवे के ख़िलाफ़ खेला था अभी तरुण ने। तो अच्छा है, मेरी दुआ यही है तरुण साहब खूब आगे जाए, चेतन अच्छा खेले और खूब नाम रोशन करे, आप सभी का भी और देश का भी, हम सब का भी। जिग्नेश सुखाड़िया एक कहानी की फरमाइश की है। इसके अलावा गौरव JP शर्मा, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। शैरोन, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। और साथ ही अमान, अमरोही एंड हमजा, थैंक यू सो मच आप दोनों का। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।